सेवा समिति आगे बढ़ रही है, इसके लिए बहुत बधाई जी। ओम जी वो बहुत सुंदर। आज के हमारे योगाचार्य आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब के द्वारा योग किया, उनके लिए जोरदार तालियां पहले सदन की तरफ से, पूरे योगाहार परिवार की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, हमारे पूरे योगाहार कार्यक्रम की तरफ से। और बढ़िया उन्होंने बहुत अच्छे से योग, आसन, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम, आज ऐसे लग रहा है, मुझे लगता है सबको कुछ ना कुछ तो ज्यादा से ज्यादा हल्का लग रहा होगा, पसीना भी निकला और बिल्कुल वेट भी कम हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो। चलिए बहुत बढ़िया। और आत्मिक सुख मिलता है योग अपना सही ढंग से होता है तो इसलिए आज मैं उनको शुभकामना देते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए द्वितीय सत्र की तरफ चलते हैं। और नए लोग, नए साधक आज बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी कमेंट दी, उनका भी मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद। और अब मैं कुसुम भारद्वाज दीदी से निवेदन करती हूँ कि वो दूसरा सत्र आरंभ करे, हमारे मुख्य वक्ता को आमंत्रित करे। जी बहुत 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 धन्यवाद रंजना जी। और समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आप सबके अंदर विराजमान गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए, मैं आज की हमारी मुख्य वक्ता को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय रमेश चंद्र जी ने बहुत अच्छा योग करवाया और असली गुरु बने हैं। आदेशात्मक, जो चीज नहीं करना है वो नहीं करना है, उसके लिए जो उनका बीच में रहता है वो बहुत बहुत उचित है। तो आज की हमारी मुख्य वक्ता है श्रीमती रश्मि जैन, जो आप भोपाल से हैं, हमारी पुरानी परिचित हैं। और थोड़ा सा परिचय मैं रश्मि जी के बारे में बता रही हूँ। रश्मि जैन मध्य भारत की एक लाइफस्टाइल और वेलनेस सलाहकार हैं और अपने ऑनलाइन वेलनेस सेंटर के माध्यम से वो लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं, सबको स्वास्थ्य की ओर अग्रसर कर रही हैं और जागरूक कर रही हैं कि कैसे स्वस्थ रहना है। वो आरंभ में उन्होंने केमिस्ट्री विषय में, रसायन शास्त्र में एमए किया हुआ है और कुछ दिनों के लिए शिक्षक भी रही हैं। उसके बाद उन्होंने अपना, जो कि हमारी महिलाओं की एक अंदर से बहुत अधिक आत्मिक इच्छा रहती है कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे और हमारा परिवार अच्छे से ग्रो करे, हमारे बच्चे अच्छी लाइन में जाएं। इसी उद्देश्य को उन्होंने पकड़कर अपना जॉब छोड़ दिया और साथ में नौकरी छोड़कर और वे अपने स्वस्थ जीवन के लिए अपने परिवार को संभालने लगी। वो स्वयं, बहुत वेट था उनका, 16 किलो वजन उन्होंने कम किया है वेलनेस सेंटर को ज्वाइन करके, और थायराइड की समस्या को उन्होंने दूर किया है। इस प्रकार से आप बहुत जागरूक महिला हैं। और एक बड़ा परिचय बता दूं कि आप आदरणीय डॉक्टर मनोज जैन जी की धर्मपत्नी हैं, जिन्होंने अभी 15-20 दिन पहले हमारे इसमें मुख्य वक्ता में आए थे, ब्रेन के ऊपर, आंतरिक उसके ऊपर जो उन्होंने लेक्चर लिया था। आप उनकी धर्मपत्नी हैं। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पूरे योगाहार सत्संग परिवार की ओर से। ये हमारा 5 वर्ष से हमारा सारा कार्यक्रम चल रहा है। अभी मई में 5 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने पहले भी आपको दी है। अब आप आइए और अपना थायराइड के ऊपर, जो कि आज की बहुत कॉमन समस्या है हर व्यक्ति को, और उसके कारण दूसरी बहुत सी बीमारियां हैं। डायबिटीज का भी जो मुख्य कारण है वो है थायराइड पहले, तो उसके ऊपर आप अपनी चर्चा आरंभ करें। आपका स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन, आइएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम मैम, मेरा इतना शानदार परिचय देने के लिए। और सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार गुरुजनों को, कि आप सभी लोग यहाँ पर जुड़कर अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत आगे की तरफ सोचते हैं कि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। जैसा कि पहले कहते थे कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन और माया, तो हम सभी उसी तर्ज पर काम करते हैं कि हमें अपने शरीर को बेहतर, दिन पे दिन बेहतर बनाते जाना है। तो चलते हैं, जैसा कि आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है थायराइड के बारे में बात करने के लिए। तो आज हम देखते हैं कि थायराइड एक बहुत ऐसी बीमारी हो चुकी है कि आए दिन लोगों को सुनने में मिलता है कि इसको तो थायराइड हो गया है या हमें थायराइड हो गया है। तो ये थायराइड आखिर है क्या? थायराइड हमारे शरीर में, या हम ये कहें कि हमारे गले में मौजूद एक ऐसी ग्रंथि है जो हमारे शरीर के
खास करके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है। मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय हम जिसको कहते हैं, चयापचय की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। न सिर्फ ये ग्रंथि हमारे चयापचय को मतलब प्रभावित करती है, साथ ही साथ इसके बहुत सारे काम होते हैं। यानी कि शरीर का एक एक ऑर्गन, एक एक ऐसी कोशिका इसके द्वारा निकलने वाले हार्मोन से प्रभावित होती है। तो यदि मैं इस ग्रंथि की बात करूं तो ये ग्रंथि एक तितली के शेप की ग्रंथि होती है, जैसे कि तितली होती है उसी शेप की ये ग्रंथि होती है। और हमारे जो गला होता है, गले में ये सामने की तरफ गले में सामने की तरफ ये हमारे बटरफ्लाई के शेप की होती है। और ये जो हमारा सांस की नली होती है जिसको कि हम ट्रैकिया कहते हैं, इसके दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। इसमें भी दो तितली के पंख की तरह दो लोब होते हैं इस तरीके से, और ये दोनों लोब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और ये जो जुड़ते हैं, जिस चीज से जुड़े होते हैं, इसको हम कहते हैं इस्थमस। तो ये जो पंख होते हैं ये मतलब ये दोनों आपस में एक जॉइंट से जुड़े होते हैं जिसको इस्थमस कहते हैं। अब ये ग्रंथि होती तो लगभग 2 इंच लंबी, 2 इंच चौड़ी लगभग ये ग्रंथि होती है। और एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि इस ग्रंथि के द्वारा निकलने वाला जितना भी सिक्रीशन होता है, ये सिक्रीशन डायरेक्ट अपने ब्लड में छोड़ती है। हमारे शरीर में क्या होता है, 2 तरह की ग्रंथियां होती हैं। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जिनके द्वारा निकलने वाला सिक्रीशन नलियों के माध्यम से टारगेट तक पहुंचता है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, इनके द्वारा निकलने वाला हार्मोन को ले जाने के लिए किसी भी तरह की नलियां नहीं होती हैं। यानी कि इनके द्वारा निकलने वाला जो भी हार्मोन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में शामिल हो जाता है। मेरी स्लाइड शेयर हो रही है कुसुम मैम? कुसुम मैम मेरी स्लाइड शेयर हो रही है? नहीं अभी तो नहीं। हाँ हो रही है, होने लगी, हो रही है। जी 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 हो रही है। थैंक यू। तो ये जो ग्रंथि है ये पिंकिश रेड कलर की होती है और हमारे गले में सामने की तरफ होती है। तो पिंकिश रेड जो कलर होता है ये खास करके इसकी फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं, जैसे कि हर एक अंग होता है तो हर एक अंग की कोशिकाएं होती हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं इसको हम फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। और इस फॉलिकुलर सेल्स में क्या होता है, हमेशा खून बहुत ज्यादा मात्रा में भरा हुआ रहता है। और ये खून की अधिक मात्रा की प्रेजेंस की वजह से इसका कलर पिंकिश रेड होता है। अब ये जो ग्रंथि है ये 3 तरह के हार्मोन मुख्य रूप से निकालती है या सिक्रीट करती है ये ग्रंथि। तो ये 3 तरह के हार्मोन कौन से होते हैं? एक होता है T3, सभी ने सुना होगा, एक होता है T4 और तीसरा हार्मोन जो होता है, लोग गलती कर लेते हैं कि TSH भी इसको कहने लगते हैं कि हमारी थायराइड ग्रंथि से 3 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, T3, T4 और TSH। पर TSH जो हार्मोन है ये हमारी थायराइड ग्लैंड से रिलीज नहीं होता है, हमारी थायराइड ग्लैंड से थायरोकैल्सिटोनिन, ये 3 तरह के हार्मोन यानी कि T3, T4 और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, ये 3 मुख्य हार्मोन होते हैं जिसे हमारी थायराइड ग्रंथि क्या करती है, रिलीज करती है। फिर जो जिसे कि हम TSH कहते हैं, जब भी हम डॉक्टर के पास अपनी ब्लड चेकअप कराने जाते हैं या थायराइड का टेस्ट कराने जाते हैं तो हमें 3 रीडिंग देखने को मिलती हैं। एक आता है आपका TSH लेवल, दूसरे नंबर पे आता है आपका T3 लेवल और तीसरे नंबर पे आता है हमारा T4 लेवल। तो ये 3 रीडिंग हमको थायराइड की रिपोर्ट में देखने को मिलती है। तो अब ये जो TSH हार्मोन है ये हमारी थायराइड ग्लैंड रिलीज नहीं करती है, इसे रिलीज करता है हमारे ब्रेन में मौजूद जो जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं या हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, हमारा थायराइड हार्मोन रिलीज होता है। तो ये थायराइड हार्मोन TSH जो हार्मोन है जो कि हमारी ब्रेन से रिलीज होता है, तो ये TSH हार्मोन क्या करता है, हमारी थायराइड ग्रंथि को मैसेज देता है कि ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि ये जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे रिलीज होता है TSH हार्मोन। और ये TSH हार्मोन यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
तो ये हार्मोन हमारी थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करने का काम करता है कि हमारी थायराइड ग्लैंड उत्तेजित हो, स्टिमुलेट हो और वो क्या बनाए, T3 को बनाए, T4 को बनाए और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन को रिलीज करे। तो इस तरीके से ये तीनों हार्मोन हमारी ग्रंथि रिलीज करती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में क्या होता है कि यदि किसी की रिपोर्ट में TSH लेवल यदि बहुत बड़ा हुआ है, यानी कि वो हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है। TSH क्यों बड़ा हुआ है? क्योंकि हमारे ब्रेन को क्या मैसेज पहुंच रहा है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में T3 और T4 हार्मोन की कमी है, इसलिए हमारा ब्रेन ज्यादा से ज्यादा TSH हार्मोन को रिलीज करता है ताकि हमारी जो थायराइड ग्रंथि है वो ज्यादा से ज्यादा उत्तेजित हो और T3 और T4 का ज्यादा से ज्यादा निर्माण कर सके। और इसी तरीके से यदि किसी की रिपोर्ट में TSH का लेवल आता है रेंज से, हर किसी की ब्लड में एक TSH का लेवल ब्लड में यदि मात्रा इसकी क्या आती है, कम आती है, इट मींस कि वो हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है। TSH का लेवल हाइपरथायराइडिज्म में हमेशा कम आता है। क्यों कम आता है? क्योंकि हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचता है, हमारे दिमाग को मैसेज पहुंचता है कि ये जो T3 और T4 हार्मोन है ये आवश्यकता से अधिक हमारी थायराइड ग्लैंड बना रही है, तो इसको इतनी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं है। इसलिए ब्रेन को मैसेज पहुंचता है कि TSH हार्मोन को कम से कम बनाया जाए। इसलिए जितने भी हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं उनमें TSH का लेवल हमेशा कम मिलेगा उसकी रिपोर्ट में। तो ये हो गया T3, T4 और TSH हार्मोन की बात। अब एक और हार्मोन जो हमारी थायराइड ग्रंथि रिलीज करती है उसको हम कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन क्या काम करता है? ये हार्मोन काम करता है हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को क्या करना, रेगुलेट करना, यानी कि मैनेज करना कि हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इस चीज को कंट्रोल करने का काम थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन करता है। अब आपने देखा होगा कि जब भी रिपोर्ट में T3 या T4 आता है तो T3 और T4 यानी कि T के आगे 3 लगा हुआ है और T4 के आगे 4 लगा हुआ है, तो ये 3 और 4 नंबर क्या होते हैं? 3 और 4 नंबर डिनोट करते हैं, ये बताते हैं कि T3 हार्मोन में 3 मॉलिक्यूल आयोडीन के हैं और T4 हार्मोन में 4 मॉलिक्यूल आयोडीन के एसोसिएट है। यानी कि हमारे T3 और T4 हार्मोन को बनने के लिए आयोडीन की बहुत ज्यादा मात्रा, मतलब आयोडीन जो होता है मिनरल, इसकी आवश्यकता होती है T3 और T4 को बनाने के लिए। तो अब ये आयोडीन आता कहाँ से हमारे शरीर में? आयोडीन आता है हम जो भी भोजन करते हैं, जो भी डेली बेसिस पर फल सब्जियां खाते हैं, नमक खाते हैं, उससे हमारे शरीर में क्या पहुंचता है? आयोडीन पहुंचता है। जब हम भोजन करते हैं तो वो एसिमिलेट होता है, पचता है, डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद जो आयोडीन अवशोषित होकर हमारी ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुंचता है? हमारी थायराइड ग्लैंड में पहुंचता है और थायराइड ग्लैंड इस ब्लड में से आयोडीन को अवशोषित कर लेती है और अवशोषित करके T3 और T4 हार्मोन को बनाती है। अब ये T3 और T4 हार्मोन तो हमारी थायराइड ग्लैंड में बन गया, लेकिन इसकी मात्रा इसका एक रेशो होता है, इसका एक सीमित मात्रा होती है। यानी कि हमारी थायराइड ग्लैंड में T3 की मात्रा यदि मैं कहूँ तो T3 की केवल 20% होता है और 80% हमारा T4 का मौजूद होता है हमारी थायराइड ग्लैंड में। अब ये जो T3 हार्मोन होता है और T3 को हम कहते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन और T4 को कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। तो T3 जो हार्मोन होता है ये एक तरह से इन एक्टिव फॉर्म है, यानी कि सक्रिय रूप होता है। सक्रिय रूप से मतलब क्या हो गया कि T3 हार्मोन हमारी कोशिकाएं ग्रहण करके उसे यूज करती हैं। मतलब कि यानी कि हमारे सपोज हमारे घर में कोई घर का दरवाजा बंद है, हम अंदर हैं और सपोज बेल बजी, घंटी बजी, तो घंटी बजी तो हम दरवाजा तभी खोलेंगे जब सामने वाला व्यक्ति हमारा परिचित होगा, और यदि अपरिचित होगा तो हम क्या कहेंगे? दरवाजे से ही बाहर से पूछकर
उसको कह देंगे कि हम आपको नहीं पहचानते, तो वो वापस चला जाएगा। ठीक इसी तरीके से T3 और T4 हार्मोन की कंडीशन भी होती है, यानी कि जो T3 हार्मोन होता है इसे हमारी कोशिकाएं यूज करती हैं इसको। तो जब भी T3 हार्मोन हमारी कोशिकाओं के पास पहुंचता है तो उसे ग्रहण करने के लिए हमारी कोशिकाओं के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, यानी कि जब T3 हार्मोन हमारी कोशिका के पास पहुंचेगा तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उसे अंदर आने की परमिशन देते हैं, क्योंकि हमारी कोशिकाएं T3 हार्मोन को पहचानती हैं। लेकिन वहीं यदि T4 हार्मोन यदि हमारी कोशिकाओं के पास पहुंचा तो कोशिकाएं क्या कहती कि हम तो तुम्हें नहीं पहचानते, क्योंकि T4 हार्मोन को पहचानने के लिए हमारी कोशिकाओं के ऊपर किसी भी तरीके के रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते हैं। तो T3 हार्मोन जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, सक्रिय रूप होता है, जिसे पहचानने के लिए हमारी कोशिकाओं पर रिसेप्टर्स होते हैं, और यही T3 हार्मोन हमारी कोशिकाओं के अंदर पहुंचकर हमारे शरीर के जितनी भी मैकेनिज्म होता है उनको प्रभावित करता है। और T4 हार्मोन एक इनएक्टिव फॉर्म होता है, यानी कि T4 हार्मोन को पहले T3 में कन्वर्ट होना पड़ता है, उसके बाद ही हमारी कोशिकाएं उसको यूज कर सकती हैं। अब हमारे शरीर में मैंने बताया कि इसमें हमारी ग्रंथि में T4 हार्मोन 80% होता है। तो ये जो 80% होता है तो ये हमारी शरीर की आवश्यकता के अनुरूप, यानी कि हमारी शरीर की कितनी आवश्यकता है, तो ये T4 हार्मोन शरीर की आवश्यकता के अनुरूप T3 में कन्वर्ट होता रहता है। तो T4 हार्मोन क्या है, एक तरह का रॉ फॉर्म है या अक्रिय रूप है, जो कि सक्रिय रूप में बदलकर हमारी कोशिकाओं की पूर्ति करता रहता है। अब ये जो हो गया T3 और T4 हार्मोन की बात, लेकिन अब हम चलते हैं कि ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसकी यदि ये जो थायराइड की समस्या है इसकी मैं यदि बात करूं तो इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्यों ये हार्मोन हमारे शरीर के लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो थायराइड का जो फंक्शन होते हैं ये शरीर में हमारे हर एक ऑर्गन को प्रभावित करता है। तो जैसे कि ये मैंने पहले बताया कि ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म रेट को प्रभावित करता है, यानी कि हम जो भी मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हम जो भी खाना पीना खाते हैं या भोजन करते हैं उसको एनर्जी या ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। तो ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, कौन सा, थायरॉक्सिन हार्मोन। फिर दूसरा है ये हमारी जो हार्ट रेट होती है या पल्स रेट होती है, हार्ट की जो धड़कनें होती है उसको प्रभावित करता है। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी प्रभावित करता है, यानी कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको मेंटेन करने का काम भी हमारे थायराइड हार्मोन के ऊपर इसकी जिम्मेदारी होती है। हमारे डाइजेशन को प्रभावित करता है, जो मतलब कि हमारा डाइजेशन कितना अच्छा होगा ये भी निर्भर करता है हमारे थायराइड हार्मोन के ऊपर। यानी कि कई लोगों को जिनको की हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है उनका डाइजेशन बहुत स्लो होता है, और जिनको हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है उनका डाइजेशन बहुत फास्ट होता है। इट मींस ये जो थायराइड हार्मोन है या थायरॉक्सिन हार्मोन है ये हमारे बॉडी वेट को या हमारे वजन को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसके बाद ये हमारे जितने भी लेडीज में ये जितने भी फर्टिलिटी होती है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, मेंसेस वाली जो साइकिल होती है उसको भी अफेक्ट करता है थायराइड हार्मोन। इसके अलावा जितने भी हमारे प्रोटीन हो गए, कार्ब्स हो गए या फैट जो भी हम खाते हैं उसको रीसिंथेसाइज करने का काम भी हमारा थायराइड हार्मोन करता है। इसी तरीके से हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में भी जब कोई लेडी गर्भवती होती है या प्रेग्नेंट होती है उस समय जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो थायराइड हार्मोन का टेस्ट जरूर कराती है, क्योंकि यदि थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो उसका सीधा सीधा संबंध गर्भ में पल रहे शिशु के ब्रेन के विकास पर पड़ता है। यानी कि यदि थायराइड हार्मोन कम रिलीज होता है तो उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है या जो नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट होता है गर्भ में पल रहे शिशु का, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से स्पेशल चाइल्ड बनने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ओवरऑल ये जो थायराइड हार्मोन है ये हमारे
शरीर के एक एक अंग की प्रक्रिया को, एक एक कोशिका की जो उसके अंदर फंक्शंस होते हैं उनकी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अब आपने देखा होगा कि ये जो थायराइड हार्मोन है ये जो समस्या है ये लेडीज में, महिलाओं में अक्सर देखने को मिलती है। कौन सी? थायराइड की हार्मोन। इसकी क्यों ऐसा क्या ऐसा कारण है कि ये जो थायराइड की समस्या है ये लेडीज में ही अधिकतर क्यों देखने को मिलती है, महिलाओं में ही क्यों होती है? क्योंकि महिलाओं में एक जो खास बात होती है वो होती है हॉर्मोन्स का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, यानी कि उतार चढ़ाव लेडीज की बॉडी में बहुत ज्यादा बना रहता है। एक तो जब प्यूबर्टी का टाइम आता है, यानी कि जब लड़कियों में मेंसेस होना स्टार्ट होते हैं तब बहुत ज्यादा बदलाव आता है हार्मोन्स का। फिर हर महीने जो मेंसेस होते हैं उस समय उतार चढ़ाव होता है हार्मोन्स का। फिर प्रेगनेंसी के समय उतार चढ़ाव होता है हार्मोन्स का। फिर मेनोपॉज का समय आता है तो उस समय उतार चढ़ाव होता है हार्मोन्स का। तो कुल मिलाकर महिलाओं में हार्मोन्स का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए भी लेडीज में ये समस्या ज्यादा पाई जाती है। दूसरा कारण, लेडीज को स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, एक ये भी कारण हो गया। तीसरा कारण, जो महिलाएं होती हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती हैं, पोषक तत्वों का ध्यान नहीं रखती हैं, इस वजह से भी थायराइड की समस्या उनमें अधिकतर देखी जाती है। चौथा एक और कारण होता है और वो होता है आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी की वजह से भी थायराइड की समस्या महिलाओं में अक्सर देखी जाती है। तो आप देखा होगा कि दो तरह के थायराइड होते हैं, मुख्य रूप से सुनने में आते हैं। ऐसे तो बहुत सारे तरीके की थायराइड की समस्या होती है, लेकिन थायराइड से संबंधित जो दो समस्याएं हमको मुख्य रूप से देखने को मिलती है वो होती है, एक होता है हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म और दूसरे को हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तो मैं पहले बात करूंगी किसकी? हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म यानी कि ऐसी थायराइड से रिलेटेड समस्या जिसमें हमारी थायराइड ग्लैंड क्या करती है, आवश्यकता, जितनी भी हमारी शरीर की आवश्यकता होती है उसके अनुरूप क्या थायराइड हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाती है, यानी कि अंडर एक्टिव होती है। अंडर एक्टिव यानी कि प्रॉपर अमाउंट में T3 और T4 का सिक्रीशन नहीं कर पाती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। जब भी किसी महिला को हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है तो उसके कुछ सिम्टम्स हमको नजर आते हैं। सिम्टम्स क्या नजर आते हैं कि वो महिला बिना कुछ खाए पिए ही, क्या होता है, बिना कुछ खाए पिए ही उसका वजन बढ़ता चला जाता है। यानी कि वो कहती है, आपने सुना होगा महिलाओं को जिनको भी हाइपोथायराइडिज्म होता है कि मैं तो कुछ खाती पीती भी नहीं हूँ, मुझे भूख भी नहीं लगती, फिर भी मेरा वजन लगातार क्यों बढ़ता चला जा रहा है। इसके पीछे ये कारण है क्योंकि यदि हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है यानी कि T3 और T4 का सिक्रीशन कम होने लगता है। तो जब T3 और T4 का सिक्रीशन कम होता है तो हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो जो भी हम खाते पीते हैं वो ऊर्जा में ना बदलकर, वो एनर्जी में कन्वर्ट ना होकर वो फैट में या वसा में परिवर्तित होने लगता है, जिसकी वजह से ये चर्बी, बढ़ती हुई चर्बी हमारे शरीर पर इकट्ठी होने लगती है और हम ओबेज होने लगते हैं या मोटे होने लगते हैं। और इसकी वजह से जो बाल हैं, हमारे नाखून हैं, बहुत ज्यादा नाखून टूटने लगते हैं, बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं, बाल में बहुत ज्यादा रूखापन आ जाता है, हार्ट बीट जो रहती है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। और इन लोगों को, जो हाइपोथायराइडिज्म की जो महिलाएं होती हैं, उनको ठंड लगने की बहुत, मतलब कि उनको ठंड बहुत लगती है। इसी तरीके से जो उनके मेंसेस होते हैं लेडीज के, वो डिले होने लगते हैं, यानी कि जो 28 दिन की साइकिल होती है वो कहीं 30 दिन 35 दिन या 1.5 महीने की उनकी साइकिल हो जाती है, क्योंकि ये जो थायराइड हार्मोन है ये लेडीज की या महिलाओं की मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसी तरीके से ड्राई स्किन होने लगती है, बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, धड़कनें बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं, डाइजेशन वीक होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है। तो ये सिम्टम्स क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स होते हैं। अब मैं चलूंगी हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म यानी कि ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड।
ओवर एक्टिव यानी कि ये जरूरत से ज्यादा T3 और T4 का निर्माण कर रही है। जब T3 और T4 हार्मोन का जरूरत से ज्यादा सिक्रीशन होता है तो हमको कुछ सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, और वो सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि वहां पे हाइपो वालों को पसीना नहीं आता है, तो यहाँ पर हाइपर वालों को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। जैसे कि यदि किसी को हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है और आप उससे शेक हैंड करो या उससे हाथ मिलाओ तो उसके हाथ हमेशा आपको गीले गीले लगेंगे, पसीने, ऐसा लगता है कि ये अभी हाथ धो के आया है, तो उसके हाथों में तलवों में इतना अधिक पसीना आता है। हाइपरथायराइडिज्म वालों का एक और सिम्टम होता है कि इनके भी जो बाल होते हैं, इनके जो बाल एक तो बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं और बहुत ज्यादा रूखे हो जाते हैं, इसमें भी ऐसी ही कंडीशन होती है। हाइपरथायराइडिज्म वालों की जो आवाज होती है, मतलब कि एक तरह से तीखी आवाज हो जाती है, बहुत ज्यादा श्रिल आवाज होती है। वहीं हाइपो वालों की आवाज कैसी होती है, बहुत भारी हो जाती है। जैसे कि मैं भी क्या थी, मेरे को भी हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोस हुआ था, लेकिन मैंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके मैंने अपना 16 किलो वजन कम किया और थायराइड की प्रॉब्लम को भी रिवर्स किया है। तो यहाँ पर मतलब कि मैं बताना चाह रही थी कि जो हाइपरथायराइडिज्म वाले होते हैं ये बिना कुछ खाए पिए भी एकदम दुबले पतले रहते हैं, यानी कि कितना भी खा लें इनके शरीर का वजन बढ़ता ही नहीं है। वहां पर हाइपो वालों का क्या हो रहा था, वजन बिना कुछ खाए पिए बढ़ रहा था, और यहाँ पर लोग इतना खाते हैं उसके बावजूद भी क्या होता है, वजन एकदम कम रहता है। तो ये, और इन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की जगह डायरिया की समस्या रहती है कि आए मतलब जैसे ही कुछ खाते हैं इनको फ्रेश होने की फीलिंग आने लगती है, आंखें एकदम बाहर की तरह ऐसी मतलब बाहर की तरफ निकल आती हैं, बल्जिंग आईज कहते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि कोई हमें आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है, तो इनकी आंखें बाहर को निकल आती है। हार्ट बीट इनकी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती है, हमेशा एक तरह की बेचैनी रहती है, गर्मी इनको हमेशा बहुत ज्यादा लगती है, और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी इनको देखी जाती है। किसको, हाइपर वालों को। और यानी कि हाइपो और हाइपर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो आपने देखा ये हाइपो और हाइपर वालों के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अब ये थायराइड की समस्या जैसे यदि किसी की शरीर में आ चुकी है तो उनको कैसे मैनेज करना है, क्या हम अपनी लाइफस्टाइल में, खाने पीने में क्या ऐसा बदलाव लाएं जिसकी वजह से हाइपो और हाइपर की कंडीशन को मैनेज किया जा सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिनको मोटा होने वाली हाइपो यानी कि हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, यानी कि जो अक्सर महिलाओं में देखी जाती है, उन लोगों को क्या खाना चाहिए। तो यदि मैं खाने की बात करूं तो ऐसी महिलाओं को, ऐसे लोगों को आयोडीन रिच फूड खाना चाहिए। आयोडीन रिच फूड यानी कि जिसमें आयोडीन की मात्रा भरपूर पाई जाती है, जैसे कि हमारे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए उनमें आयोडीन मौजूद होता है, हमारी जो जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें आयोडीन अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। इसके अलावा जितना भी हम नमक, जो भी हम नमक इस्तेमाल करते हैं तो हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमें T3 और T4 का जो हार्मोन होता है, T3 और T4 हार्मोन, उसमें आयोडीन मॉलिक्यूल इसेंशियल होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए हाइपोथायराइडिज्म वालों को आयोडीन युक्त नमक का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी सी फूड है, यदि कोई समुद्री जो खाना होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूम जो होता है उसमें अच्छी खासी मात्रा में क्या पाया जाता है, आयोडीन मौजूद होता है। इसी तरीके से स्ट्रॉबेरी जो होगी उसमें आयोडीन अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। जो आलू बुखारा, ये जो ड्राइड प्रून्स कहलाते हैं, आलू बुखारा जो कहलाता है उसमें भी अच्छी मात्रा में आयोडीन मौजूद होता है। तो आयोडीन रिच फूड का इस्तेमाल इन लोगों को बहुत करना चाहिए। किसको, जिनको कि मोटा होने वाले थायराइड की समस्या है। और इन लोगों को क्या नहीं खाना चाहिए, तो क्या नहीं खाने में एक्सेसिव सॉल्ट यानी कि ज्यादा मात्रा में नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नमक का यदि इस्तेमाल करेंगे तो इनकी बॉडी में क्या होता है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग की समस्या या गैस बनने की समस्या या पेट फूलने की समस्या बढ़ती जाती है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा इस्तेमाल नमक का नहीं करना चाहिए। फिर जितनी भी फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली,
ये जो सब्जियां होती हैं इनको अवॉइड करना होता है। क्यों? क्योंकि इसमें गाइट्रोजेनिक कंपाउंड पाया जाता है, जिसको कि हम ग्लूकोथायोसाइनेट कहते हैं। ये एक तरह का कंपाउंड होता है जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड को आयोडीन के एब्जॉर्प्शन करने में, आयोडीन को अवशोषित करने से रोकता है। यानी कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली में क्या होता है, गाइट्रोजेनिक कंपाउंड पाया जाता है, जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड की जो मैकेनिज्म है या जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करता है। इसलिए ऐसे लोगों को ये जो फूल गोभी, पत्ता गोभी, इनको खाने से बचना चाहिए। इसी तरीके से जो रेड मीट होता है, रेड मीट का इस्तेमाल, जो लोग नॉनवेज का इस्तेमाल करते हैं तो उनको रेड मीट नहीं खाना चाहिए। इसी तरीके से जितनी भी मीठी चीजें हैं, खास करके कुकीज, केक, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, जितने भी हमारे ड्रिंक्स होते हैं, उनका सेवन करने से बचना चाहिए। क्योंकि एक तो मेटाबॉलिज्म बहुत वीक है, और मेटाबॉलिज्म जब वीक होता है तो ये एनर्जी में कन्वर्ट ना होकर फैट में कन्वर्ट होता है। इसलिए जितनी मीठी चीजें हम कम खाएंगे उतनी कम चर्बी हमारे शरीर पर चढ़ेगी। तो इसलिए मीठी चीजों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ऐसे लोगों को मूंगफली का सेवन नहीं करना है। और एक और चीज यानी कि सोयाबीन, सोयाबीन में क्या होता है, प्लांट हार्मोन्स मौजूद होते हैं जिनको हम सोया आइसोफ्लेवोन्स कहते हैं। तो ये सोया आइसोफ्लेवोन्स क्या करते हैं, हमारे शरीर के इंटरनल हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। इसलिए हाइपोथायराइडिज्म वालों को मूंगफली और सोयाबीन का, कच्ची सोयाबीन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अब वहीं जो हाइपरथायराइडिज्म से प्रभावित लोग हैं तो उनको अच्छी खासी मात्रा में ब्रोकोली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसे लोगों को सेंधे नमक का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सेंधे नमक में आयोडीन की कम से कम मात्रा मौजूद होती है। यानी कि इनको आयोडीन रिच फूड को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि इनको आयोडीन वाली चीजें कम से कम खानी चाहिए। हाई कैलोरी फूड खाना चाहिए, हाई कैलोरी न्यूट्रिशियस फूड, यानी कि अच्छी खासी मात्रा में इनको नट्स खाना चाहिए, यानी कि काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनका मतलब ये लोग अच्छी मात्रा में इसका उपयोग कर सकते हैं। खूब अच्छी सलाद खाएं, खूब अच्छा खाना खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं। और इन लोगों को क्या नहीं खाना है, यानी कि लो कैलोरी फूड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ज्यादा कैलोरी वाला खाना ये खा सकते हैं कौन, हाइपरथायराइडिज्म वाले लोग। इसी तरीके से ये देख सकते हैं आप, जैसे कि थायराइड की यदि कोई समस्या है तो हमें कौन से फूड इस्तेमाल करने चाहिए। तो इसमें नट्स आ जाते हैं, पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज आ जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, अंडा हो गया, नींबू हो गया, जितने भी हमारी ब्लूबेरीज हो गई, स्ट्रॉबेरीज हो गई, फल हो गए, सब्जियां हो गई, नारियल हो गया, किडनी बीन्स हो गए। तो ये सब क्या है, ये हमारी थायराइड के लिए अच्छे माने जाते हैं। और वहीं जो बुरी चीजें होती है थायराइड के लिए, तो उसमें हमारी फूल गोभी, पत्ता गोभी हो गई, ये हो गया हमारा सोया से बनी हुई, जो जितनी भी सोयाबीन से बनी हुई चीजें होती है वो हाइपो वालों के लिए खराब मानी जाती हैं। इसी तरीके से कैफीन युक्त चीजें जैसे कि चाय, कॉफी, ये चीजें जो होती है थायराइड के लिए बुरी होती हैं। और जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जैसे पेप्सी, कोको कोला, फैंटा, ये सारी चीजें थायराइड के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। अब हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लेकर आए जिससे कि हम थायराइड की समस्या पर क्या कर सके, काबू पा सके या उसको मैनेज कर सके। तो सबसे पहले अपनी डाइट में से जितनी भी प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड यानी कि आजकल जो डिब्बा बंद चीजें चलने लगी हैं, रेडी टू ईट आइटम्स चलने लगे हैं, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये जितनी भी चाइनीज डिशेस होती हैं ये सारी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, यानी कि मैदा से बनी हुई चीजें होती हैं, इनको अवॉइड करना है। और यदि किसी को चाय कॉफी पीने की बहुत ज्यादा आदत है तो उसको भी बदलना है, यानी कि चाय कॉफी का सेवन कम से कम करना है। ऐसा नहीं कि आज बताया तो कल से ही एकदम बंद कर दे, तो ऐसा नहीं, धीरे धीरे करके उसकी मात्रा को कम किया जा सकता है। फिर आते हैं एक्सरसाइज डेली बेसिस पर। आप सभी जैसे कि यहाँ पर इस ग्रुप से आप लोग जुड़े हुए हैं तो डेली बेसिस पर इतना अच्छा योगा करते हैं। तो योगा करने से, एक्सरसाइज करने से हमारी थायराइड ग्लैंड या हमारा शरीर क्या होता है,
एक्टिव बना रहता है और हमारी थायराइड ग्लैंड एक्टिव बनी रहती है। इसी तरीके से जो सी सॉल्ट होता है, जो मतलब कि यदि किसी को हाइपरथायराइडिज्म है तो वो आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल ना करे, और जिसको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है वो आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरीके से प्रोबायोटिक का इस्तेमाल जरूर करें। प्रोबायोटिक क्या होते हैं? गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे दही में पाए जाते हैं। जितने भी फर्मेंटेड चीजें होती हैं, जैसे कि इडली हो गया, खमन हो गया, ये अचार हो गया, जिसमें की भी गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, उनका सेवन करने से हमारा जो डाइजेशन होता है वो अच्छा बना रहता है। उसी तरीके से गाइट्रोजेनिक वेजिटेबल्स यानी कि इनको अवॉइड करना चाहिए, यानी कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, इन चीजों को खाने से बचना है। और हेल्दी फैट यानी कि ओमेगा 3 रिच चीजें, ओमेगा 3 जिनमें भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि अलसी हो गई, चिया सीड्स हो गए, अखरोट हो गया, इनका यानी कि इनमें गुड फैट अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में होता है, तो ये जरूर इनको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और विटामिन ई, जो भी हम ऑलिव ऑयल यूज करते हैं उसका इस्तेमाल करें, उसमें अच्छी मात्रा में विटामिन ई मौजूद होता है। इसी तरीके से हमें अच्छी मात्रा में फाइबर युक्त चीजों का इस्तेमाल करना है, यानी कि सलाद अच्छी मात्रा में खाएं। जो भी गेहूं वगैरह जो भी अनाज खाते हैं तो वो मोटा अनाज होना चाहिए, चाहे तो वो ज्वार बाजरा हो सकता है, या गेहूं को भी हम बारीक ना पिसवाकर थोड़ा सा दरदरा या मोटा पिसवा सकते हैं, उसमें चने को डालकर भी पिसवाया जा सकता है, जिससे अच्छी मात्रा में क्या होता है, हमारी शरीर में फाइबर पहुंचता है। और फाइबर जब अच्छी मात्रा में पहुंचता है तो हमारा डाइजेशन या जो हमारा पाचन होता है वो सुचारू रूप से चलता रहता है। इसी तरीके से हमको क्या करना है, अच्छी मतलब कि अपने वजन के अनुरूप हमें पानी पीना है। हमें पानी यानी कि दिन भर में हमें 3 से 4 लीटर पानी पी लेना चाहिए। तो पानी जब पीते हैं तो हमारी ब्लड, जो हमारा खून होता है, उसकी तरलता या उसका जो गाढ़ापन है वो मेंटेन रहता है, उसका पीएच लेवल मेंटेन बना रहता है, इसलिए हमको अच्छी मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। इसी तरीके से यदि किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा तनाव रहता है, क्योंकि सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ तनाव बना रहता है, तो उस तनाव को रिलीज करने के लिए किसी ना किसी एक ऐसी हेल्दी कम्युनिटी से कनेक्ट रहना चाहिए। कोई लाफिंग क्लब होते हैं, कोई योगा क्लब होते हैं, तो हम सब किसी ना किसी कम्युनिटी का पार्ट बने हुए, तो यहाँ पर आकर हम क्या होते हैं, अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को कहीं पर भूल जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है जहां पर आके हम अपने तनाव को भूल जाते हैं। तो कुछ ये आसन है जिससे कि हमारी थायराइड ग्लैंड क्या होती है, एक्टिव होती है। और आप सभी तो यहाँ जानते होंगे, इतना अच्छा हमारे जो गुरुजन है वो डेली बेसिस पर क्या कराते हैं, योगासन कराते हैं। तो थायराइड से रिलेटेड भी कुछ योगासन होते हैं जिसमें हमारी थायराइड ग्लैंड पर खिंचाव महसूस होता है, वो एक्टिवेट होती है। तो ये कुछ आसन है जिन्हें कर हम अपनी थायराइड ग्लैंड को क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। अब एक और चीज जो आती है वो होती है हमारा एक ऐसा मिनरल, एक ऐसा तत्व है जो हमारी थायराइड ग्रंथि के काम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, यानी कि इस मिनरल का नाम है सेलेनियम। ये जो सेलेनियम होता है एक तरह का मिनरल होता है जो कि हमारी थायराइड ग्रंथि को, मतलब थायराइड ग्रंथि से जो T3 और T4 हार्मोन बनते हैं उनके बनने में ये मिनरल सेलेनियम बहुत ज्यादा मददगार होता है। तो ये सेलेनियम एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट की तरह तो काम करता ही है, यानी कि हमारी थायराइड ग्लैंड में जो T3 और T4 बनाने की जो प्रक्रिया चलती रहती है, तो शरीर में कहीं भी यदि कोई रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के फलस्वरूप कुछ क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, उस ऑर्गन की प्रक्रिया, स्वस्थ कोशिकाओं को खराब करने का काम करते हैं। तो ये जो सेलेनियम है, सेलेनियम क्या करता है, एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का काम करता है। जब भी हमारी थायराइड ग्लैंड में T3 और T4 बनने की प्रक्रिया चलती रहती है, तो उसके फलस्वरूप एक तरह का फ्री रेडिकल जिसको कि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, ये फ्री रेडिकल हमारी थायराइड ग्लैंड में लगातार बनता रहता है। यदि इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अलग ना किया जाए,
या इसको मतलब इसको पकड़कर अलग ना किया जाए तो क्या करेगा, ये हमारी थायराइड ग्लैंड की जो फॉलिकुलर सेल्स होती है उनको खत्म करता है या नष्ट करता है। तो इन फ्री रेडिकल से छुटकारा पाने के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। तो वो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, सेलेनियम होता है। ये सेलेनियम न सिर्फ हमारी थायराइड ग्लैंड में मौजूद हाइड्रोजन पेरोक्साइड को खत्म करता है और हमारी थायराइड ग्लैंड की जितनी भी फॉलिकुलर कोशिकाएं होती हैं उनको बचाकर रखता है, उनकी कोशिकाओं को, उनके मैकेनिज्म को बखूबी मेंटेन करके रखता है। तो ये सेलेनियम का होना हमारे शरीर में बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है। तो ये जो सेलेनियम है ये हमको मिलता कहाँ से है, तो सेलेनियम के लिए ब्राजील नट जो होता है ये सबसे अच्छा सोर्स होता है किसका, सेलेनियम का। तो हम कैसे इसका सेवन कर सकते हैं, तो सेलेनियम के ये जो ब्राजील नट होता है इसके दो नट ले लें, इतना बड़े साइज के ये दो, जैसे कि काजू होते हैं ना, तो दो इसी शेप का, मतलब इसी इतनी ही साइज की ब्राजील नट बाजार में मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, रोज रात में 2 ब्राजील नट को भिगोकर रख देना है और सुबह क्या कर सकते हैं हम, जब थायराइड की मतलब सुबह सुबह ब्रश करने के बाद हम इस ब्राजील नट का सेवन कर सकते हैं। इससे हमें बहुत अच्छा सेलेनियम मिल जाता है जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए T3 और T4 का निर्माण करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा मशरूम हो गया, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी के बीज हो गए, और जो समुद्री खाना खाते हैं तो जो समुद्री खाने में भी बहुत अच्छा क्या होता है, सेलेनियम मौजूद होता है। तो इस सेलेनियम से हम अपनी थायराइड ग्लैंड को बहुत अच्छा मैनेज करके रख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे सेलेनियम रिच फूड है जिनका इस्तेमाल हम डेली बेसिस पर कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये यहीं तक था मेरा पार्ट, और थैंक यू सो मच। और ये अब इससे संबंधित, थायराइड से संबंधित किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उनको ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे से आपने थायराइड ग्लैंड के बारे में से बताया। मैं हमारे आदरणीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि जिनका कोई हैंड रेज है तो आप करें। आदरणीय रमेश चंद जी, आपका हैंड रेज है, आप अपना प्रश्न करें माइक ओपन करके। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चली है, और जैसा कि आपने बताया कि बहन जी ने स्वयं ने अपना 16 किलो वजन कम किया है और थायराइड से निजात पाया, यानी थायराइड को दूर किया है। तो आपका जो अनुभव रहा वो हमें बताएं, तो उससे कि आपने कैसे किया, ये जो किया है वो प्रक्रिया क्या है, तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी ओम। तो जैसे कि मतलब मेरे को जब थायराइड का डायग्नोस हुआ तो मेरी जो टैबलेट थी, पहले तो 50 mg से स्टार्ट हुई, फिर 100 mg पे और 125 mg पे पहुंच चुकी थी मेरी टैबलेट। लेकिन फिर मेरे को लगा कि यदि मैं इस तरीके से डॉक्टर के पास लगातार जाती रहूंगी तो मेरा थायराइड का डोज बढ़ता चला जाएगा। तब क्या था, मुझे लाइफस्टाइल के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि कैसे लाइफस्टाइल को सुधार कर अपने इस थायराइड की समस्या पे मैं मतलब कंट्रोल पा सकती हूँ। तो क्या हुआ, मैं एक वेलनेस सेंटर से कनेक्ट हूँ, तो वहाँ वेलनेस सेंटर में जाने लगी। तो वहां पर मुझे मालूम हुआ कि लाइफस्टाइल को करेक्ट करके हम इस अपनी थायराइड की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो वहां पर मुझे जैसे कि बताया गया कि पहले तो मैं कुछ भी खाती पीती थी, छोटे छोटे बच्चे थे, हस्बैंड नहीं रहते थे यहाँ पर, उनका टूरिंग जॉब था, तो स्ट्रेस लेवल भी बहुत हाई था। तो इस तरीके से मतलब कि धीरे धीरे तनाव पर मैंने तनाव के लिए मैंने चूंकि वेलनेस सेंटर ज्वाइन किया, तो वहां पर धीरे धीरे मेरा तनाव कम हुआ। और वहां पर उन्होंने बोला कि आप अपना जैसे जैसे वजन कम करेंगे तो वैसे वैसे आपकी जो थायराइड की जो डोज है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। क्योंकि जब हम अपना वजन कम करते हैं और डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो एक्सरसाइज हम जितनी अधिक करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इम्प्रूव होता है। तो मैंने अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने का काम किया और साथ ही साथ वजन को कम करने का प्रयास किया।
तो धीरे धीरे क्या किया, मैंने अपने खाने में से, अपने अपने भोजन में से जितनी भी तली भुनी चीजें थी उनको खत्म करने की कोशिश करी। चाय पीने की, कॉफी पीने की मेरी बहुत ज्यादा आदत थी, तो उसको कम किया। जितनी भी मीठी चीजें थी, खास करके मुझे मीठी चीजें इतनी पसंद थी कि यदि दिन भर में कम से कम यानी कि 100-200 ग्राम यदि मैं मीठा ना खा लूं तो मेरा काम नहीं बनता था। तो मैंने मीठा धीरे धीरे करके पूरी तरीके से बंद किया। और एक जो आदत थी, मैं गेहूं में सोयाबीन के साथ पिसवाती थी, तो उस प्रैक्टिस को भी मैंने खत्म किया। यानी कि मैं जो कच्चा सोयाबीन आटे के साथ खाती थी तो उसको भी मैंने बंद किया। तो इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल में, और खूब अच्छी एक्सरसाइज, 1 घंटे की एक्सरसाइज, वॉक, ये सारी चीजें जब मैंने करी तो धीरे धीरे करके मेरा जो थायराइड का जो टैबलेट का डोज था वो खत्म हो गया। तो इस तरीके से मैंने अपने ना सिर्फ 16 किलो वजन किया और थायराइड की डोज को भी धीरे धीरे करके मिनिमाइज किया, और आज मैं थायराइड फ्री हूँ। तो मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं इस तरीके से नॉलेज या अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके इस चीज पर मैंने अपने मुक्ति पाई है थायराइड से। इसमें आपने योग की कौन कौन से आसनों को प्राथमिकता दी? मैंने तो योग के जो अभी जो आसन बताए ना, एक तो सिंहासन होता है, मतलब कि सिंहासन हो गया, और भुजंगासन हो गया, तो जिसमें भी हमारी थायराइड ग्लैंड एक्टिव होती है उसको मैंने किया। और खास करके योगासन, तो जितने भी योगासन, खास करके मैंने ऐसे थायराइड के लिए पर्टिकुलरली जो 3-4 आसन कराए जाते थे बस वही किए हैं। और मैंने अपने वजन को कम करने के लिए ज्यादा फोकस किया कि किसी भी माध्यम से मेरा वजन कम हो जाए। तो जैसे जैसे मेरा वजन कम हुआ, मेरा मेटाबॉलिज्म जो है, चयापचय की जो क्रिया है वो बढ़ती चली गई, और वो बढ़ी तो हमारा जो जितना भी मैं खाना खाती तो वो मेरे शरीर को लगना स्टार्ट हो गया, और पोषक तत्व अवशोषित होने लगे। तो इस तरीके से योगासन में मैंने बहुत ज्यादा, मैंने तो 1 घंटे की एक्सरसाइज पर फोकस किया, और सिंहासन यानी कि जिसमें मुंह फाड़ कर करते, भुजंगासन, उष्ट्रासन, ये सारी चीजें मैंने 4-5 आसन मैंने मुख्य रूप से किए थे। जी बहुत बहुत मैडम, धन्यवाद। वजन बढ़ने में दो एक आदरणीय, चीजें, जैसे एक तो क्या होता है कि किसी का जेनेटिकली रहता है, किसी का जो है बढ़ जाता है। तो मान लो जेनेटिकली वजन बढ़ रहा है तो फिर क्या करना चाहिए? देखो, यदि किसी के शरीर में हेरिडिटरी से, हमको मालूम है कि हमारे हेरिडिटरी में क्या है कि मोटापे का जीन या मोटापे की हेरिडिटरी हो रही है, तो हमें शुरू से ही क्या है, अपने खान पान पे कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे कि कई लोगों को हेरिडिटरी से डायबिटीज आ जाती है, तो जब मालूम है कि हमारे पेरेंट्स को, हमारे पूर्वजों को डायबिटीज की समस्या है, या हमारे पूर्वजों में थायराइड की समस्या है, तो शुरू से यदि हम अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में करके रखते हैं तो उस चीज को इनहेरिट करने से हम बच सकते हैं। यानी कि यदि मेरी मम्मी को थायराइड है और मुझे मालूम है कि मैं, जैसे कि मुझे, मेरी मम्मी को भी थायराइड की समस्या थी, और मैं इस यंग एज में यदि मैं इस बात को समझ लेती कि चूंकि मेरी मम्मी को भी थायराइड की समस्या है, तो मुझे शुरुआत से ही अपने आहार विहार और अपने भोजन पर ध्यान रखना है, तो मैं इस समस्या से कभी प्रभावित नहीं होंगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती जिन पर हम कंट्रोल नहीं पा सकते। तो मेरे को, जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तब प्रेगनेंसी के समय क्या हुआ, मुझे ये थायराइड डायग्नोस हुआ। तो कुछ चीजें ऐसी होती जिनसे हम कंट्रोल नहीं पा सकते हैं। यदि प्रेगनेंसी के समय यदि थायराइड की समस्या आती है, तब हम उस पर कंट्रोल नहीं पा सकते, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होता है। यदि प्रेगनेंसी के बिना ही इनहेरिट हो रही है, यानी कि यदि मैं यंग एज में थी और मुझे मालूम था कि मम्मी से मेरे को थायराइड आ सकता है, तो मुझे शुरू से ही अपने भोजन पर कंट्रोल पाना चाहिए था, अपने वजन पर कंट्रोल, नियंत्रण रखना चाहिए था। लेकिन मैंने उस चीज को नहीं समझा। शादी के बाद खूब मीठा, खूब बाहर का खाना, खूब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिए, तो उसकी वजह से ये जो मम्मी की समस्या थी वो मुझ में भी आ गई। तो यदि हम समय रहते इस चीज को समझ लें कि यदि कोई बीमारी हमारे पेरेंट्स में है या हमारी हेरिडिटी में, मम्मी पापा को, दादा दादी को, नाना नानी को यदि ये समस्या है और उससे समय रहते हम समझ सकते हैं, तो अपनी लाइफस्टाइल, अपने खान पान से उस समस्या को अपने शरीर में आने से रोक सकते हैं। ये मतलब कि रोक सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो रुक जाए।
कभी कभी कुछ ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, तनाव की कंडीशन होती है कि उसको हम मतलब उस पर हमारा वश नहीं होता है, तो वो समस्या आ सकती है। लेकिन यदि हम अपनी लाइफस्टाइल को लेकर सजग हैं और अपने खान पान को लेकर सजग हैं, तो इस समस्या को हम कुछ स्तर तक अपने शरीर में आने से रोक सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शरद भैया का हैंड रेज है। आदरणीय शरद भैया, आप अपना माइक ऑन कर जी 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 जी। दादू ने काफी सारे क्वेश्चन पूछ लिए, मैं भी थोड़ा वजन कम करने के लिए ही बात करना चाह वैसे वैसे आपके क्वेश्चन का आंसर तो मिल चुका है दादू के द्वारा के क्वेश्चन से। तो दादू ने सारे क्वेश्चन जो थे वो सारे छीन लिए। बिल्कुल सही बात फिर है। भी जैसे थोड़ा सा जूस वगैरह में क्या लेना चाहिए, मतलब जैसे ये चीजें में और बताएं। जूस खाने की मतलब स्टाइल। फलों का जूस, फलों की हाँ जूस। जी, लौकी का देखिए, जूस या ऐसे मतलब क्या हाँ, चीज? लौकी का जूस, लौकी, गाजर, इन सब का तो जूस पीना ही चाहिए, क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर की सब्जियां होती है, और अल्कलाइन नेचर की जो चीजें होती है वो हमेशा स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो इसका जूस आप सुबह सुबह, आंवला, देखो लौकी, आंवला, कुछ तुलसी के पत्ते और गाजर, इन सब का जूस सुबह सुबह खाली पेट पिया जा सकता है। तो ये सिर्फ ना सिर्फ हमारी बॉडी की एसिडिटी को कम करता है, हमारे ब्लड के पीएच लेवल होता है ना हमारे ब्लड का 7.4, उसको मेंटेन करने का भी काम करता है। तो लौकी, इनका सबका जूस डेली बेसिस पर सुबह सुबह आंवले के साथ मिक्स करके पिया जा सकता है। अपने जो पेट के अंदर जो है मैडम, जैसे पेट के अंदर जो है वो तो हल्का सा एसिडिक होना चाहिए पचाने के लिए मेरे ख्याल, और बाकी आपका छारी में जो है जैसे किडनी है, इन चीजों के लिए शायद ज्यादा छारी की आवश्यकता होती है। और जो जैसे तो इनमें कौन सा जूस लें हम, तो जो हमें ज्यादा फायदा रहे? देखिए, हमारा वेट शरीर कम। में जो भोजन होता है उसमें 80% भोजन हमारा अल्कलाइन नेचर का होना चाहिए, और 20% हिस्सा हमारा एसिडिक नेचर का होना चाहिए। तो 20-80% के रेशो में हमारा ये फूड होना चाहिए। तो अल्कलाइन नेचर, कई जो भी हमारा फूड होता है, मैक्सिमम फूड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो हम जैसे कि यदि कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं या कुछ भी मीठा खा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट वाली जितनी भी चीजें होती हैं ये एसिडिक नेचर की होती है, और जितनी भी सब्जियां हैं, सलाद हैं, ये हमारी क्या होती है, अल्कलाइन नेचर की चीजें होती हैं। तो हमें कोशिश करना है कि अपने शरीर को किसकी तरफ रखना है, अल्कलाइन नेचर की तरफ रखना है। क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं या जितनी भी मैकेनिज्म चलती रहती है, तो जो टॉक्सिन्स निकलते हैं हर दिन हमारे शरीर में, टॉक्सिन्स बनते हैं, चाहे वो यूरिक एसिड हो, यूरिया हो, या गंदगी जितनी भी होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए हमें अपना ज्यादा से ज्यादा भोजन क्षारीय तरफ रखना चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमें क्षारीय नेचर की सब्जियां, जैसे कि लौकी हो गई, भूरा कद्दू हो गया, आंवला हो गया, ये सारी चीजों का जूस हमें डेली बेसिस पर यदि पीते हैं, तो हमारे शरीर का या ब्लड का जो पीएच लेवल होता है वो 7.4 पर मेंटेन रहता है। तो क्षारीय चीजें हमेशा हमें स्वस्थ रखने में या स्वस्थ रखने में स्वास्थ्य वर्धक होती हैं। एसिडिक चीजें कभी भी हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, जैसे कि दूध हो गया, दूध से बनी हुई चीजें हो गई, पनीर हो गया, दही हो गया, सब क्या एसिडिक नेचर की चीजें, जो कि हमारे शरीर की या हमारे ब्लड के पीएच लेवल को प्रभावित करती हैं। और यदि मैं फलों की जूस की बात करूं, तो फलों का जूस कभी भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, यानी कि उससे यूरिक एसिड के बढ़ने की समस्या बढ़ जाती है। फलों का यदि आपको कोई फल खाना है तो उसको आप एज इट इज खा सकते हैं, क्योंकि जो फलों का जो जूस होता है उसमें कोई फाइबर नहीं होता है, और जब फाइबर नहीं होता है तो वो फलों का जूस डायरेक्ट हमारे लिवर में जाके प्रोसेस्ड होता है, जिससे कि यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिनको भी गठियावात की समस्या है, ऑर्थराइटिस की समस्या है, या जिनका भी यूरिक एसिड हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, तो उनको फलों का जूस कभी नहीं पीना चाहिए, उनको हमेशा फल खाने की सलाह दी जाती है। और यदि हम अपने शरीर को यदि अल्कलाइन नेचर की तरफ रखना चाहते हैं या ब्लड के पीएच को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो हमें लौकी है, भूरा कद्दू है, आंवला, तुलसी के पत्ते, गाजर, इनका जूस बहुत अच्छा होता है। जी मैडम, बहुत अच्छा मैडम, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे हमें प्राप्त हुई।
ऐसे ही आप जी जी। चलिए बहुत बहुत, अब तो आज रश्मि जी के द्वारा इतने विस्तारित रूप से और इतने अच्छी तरीके से थायराइड कहाँ से शुरू होता है और कहाँ एंड कर लेना चाहिए, हमें कैसे कर सकते हैं, सारी की जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से दी। अब किसी का भी हैंड रेज नहीं है, क्योंकि नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि रमेश जितने पंडित। प्रश्न हो सकते थे उन सबका उत्तर रश्मि जी के पूरे पौन घंटे के लेक्चर में मिल चुके हैं ऑटोमेटिक। इसलिए शुगर के बारे मैं में कुछ बता सकते हैं क्या? शुगर में भोजन में शुगर अशोक मतलब जैसे अशोक किसी भैया, को शुगर है, अशोक भैया, सब कुछ आहार पर निर्भर है, सब कुछ आहार ही है। हमारा स्वास्थ्य जो है वो आहार से है और हमारी बीमारी भी है वो आहार से है। तो सबसे पहले हमारा आहार, और सबसे बड़ी बात कि स्ट्रेस हमारा, आपने अभी सब सुना ही है कि थायराइड शुरू कहाँ से होता है। वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से शुरू होता है, मतलब थायराइड को भी कंट्रोल करती है हमारी मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक पूरी मास्टर ग्लैंड है हमारे पूरे शरीर की। तो मुख्य बात वहां पर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। इसी के कारण जो अपन रोज योग करते हैं उसमें जब कहा जाता है कि 5 मिनट का ध्यान जरूर करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में जो हम दिन भर कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें किसी न किसी रूप से स्ट्रेस तो बॉडी में आता ही है। जैसे दूसरी प्रकार की गंदगी है शरीर की, हम सुबह साफ करते हैं, उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क से भी वो स्ट्रेस को निकलना बहुत आवश्यक है। और फिर वही हमारी, इतनी आपने पूरी बातें सुनी, उसी से समझ में आया कि हमारे शरीर के अंदर एक चिकित्सक बैठा हुआ है, ऑलरेडी चिकित्सक बैठा हुआ है, और वो आपको डायरेक्ट करते रहता है, परंतु हम उसकी बात सुनते नहीं है। तो जो सब सब क्लू में बात ये है कि सब कुछ हमारे आहार पे निर्भर है। जो भी डायबिटीज की भी समस्या है, अकेली एक समस्या को नहीं, हमारे पूरी समस्याएं जो सारी है वो मिली जुली रहती है, और सारे ऑर्गन्स भी एक दूसरे के मदद करते हैं। अगर एक ऑर्गन खराब है तो दूसरा उसकी मदद करेगा, उसमें ज्यादा कोई हार्मोन वगैरह उसको देना होगा तो देगा, उसके कारण सारी लक्षण आते हैं। तो डायबिटीज भी जो है उसका मुख्य कारण थायराइड है, और थायराइड का मुख्य कारण हमारा स्ट्रेस है, और उसके साथ में हमारा आहार है। तो नहीं रश्मि जी थायराइड को आप। हम नहीं, जो जी हमारी डायबिटीज की समस्या है, डायबिटीज की समस्या में मुख्य रूप से हमारा भोजन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कभी भी जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसको कभी भी खाना इकट्ठा नहीं खाना, बहुत सारा खाना कभी नहीं खाना चाहिए। वो भले ही दिन में 6 बार खाए लेकिन कम कम मात्रा में खाए, क्योंकि यदि वो ज्यादा मात्रा में खाता है तो ग्लूकोज का जो स्पाइक है या ग्लूकोज की मात्रा अचानक से ब्लड में बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को हमेशा जिनको भी डायबिटीज है उनको दिन में 6 बार खाना खाएं, लेकिन कम कम मात्रा में यदि खाते हैं तो उससे ग्लूकोज का स्पाइक हमारे ब्लड में नहीं बढ़ने पाता है। ऐसे लोगों को ज्वार बाजरा रागी की रोटी खाना चाहिए इंस्टेड हमारी गेहूं की रोटी, क्योंकि जो हमारी गेहूं की रोटी होती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो बहुत अधिक होता है। जितने भी मीठे फल है वो अवॉइड करना चाहिए डायबिटिक पर्सन को। अपने जितने खट्टे फल है, जैसे कि अभी अमरूद आ रहा है बहुत अच्छा, अमरूद का सेवन करें, नाशपाती का सेवन करें, अनन्नास का सेवन करें। लेकिन जितने मीठे फल हैं जैसे कि अंगूर हो गया, केला हो गया, आम पपीता, इनका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए डायबिटिक पर्सन को। तो खूब अच्छा मोटे अनाज का इस्तेमाल करें, खाना इकट्ठा ना खाएं, 6 बार खाएं इस तरीके से। और एक क्रोमियम, यानी कि डायबिटीज को मैनेज करने के लिए क्रोमियम करके एक मिनरल होता है, जैसे कि थायराइड को मैनेज करने के लिए सेलेनियम चाहिए होता है, ठीक इसी तरीके से हमारी डायबिटीज को मैनेज करने के लिए क्रोमियम एक मिनरल होता है, उसकी आवश्यकता होती है। और ये क्रोमियम मिलता कहाँ है? क्रोमियम मिलता है हमारी दालचीनी में। तो दालचीनी बहुत अच्छी मतलब साबित होती है किसके लिए? हमारी डायबिटीज के लिए। तो दालचीनी आप डेली बेसिस पर दालचीनी का पाउडर अपनी सब्जियों में डाल सकते हैं, दालचीनी की चाय पी सकते हैं। तो इस तरीके से कभी डायबिटीज पे यदि सेशन लूंगी, कभी मौका मिलेगा तो डिटेल में इसके बारे में जानकारी दूंगी। अशोक सर। बहुत धन्यवाद धन्यवाद मैडम, अच्छा बहुत बहुत आपका एक दिन का सेशन हम डायबिटीज पे लेंगे, तो काफी लोग बीमार है डायबिटीज। जी ठीक है, बहुत अच्छा सुझाव है अशोक भैया आपका। और हमारे जो रश्मि जी, हमारे जो अशोक भाई हैं वैसे बहुत एक्टिव हैं, बहुत बड़े किसान हैं, और बहुत काम करते हैं। सारा ऑर्गेनिक की तरफ इनका पूरा ध्यान है, ऑर्गेनिक खेती करते हैं। इन्होंने अपनी बेटे की शादी पूरे ऑर्गेनिक
से ही किया, ऑर्गेनिक खाना खिला के ही, और बहुत सात्विक तरीके से, सनातनी तरीके से आपने शायद इन्होंने उनके शादी बारे में किया। मेरे से जिक्र किया था, अशोक सर के बारे में, कि उन्होंने पूरी शादी अपने ऑर्गेनिक उससे की थी, सारी फलों सब्जियों बस से। उनके पास एक ही समस्या है, ये जो शुगर की, डायबिटीज की, उसके हमेशा उनके प्रश्न इसी पे होते हैं, और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनको बस ये वाली बात दिमाग में समझ में आ जाएगी कि मुझे आहार कैसे कंट्रोल करना, तो वो टाइप डायबिटीज से 1 है बिल्कुल कि फ्री हो टाइप 2 जाएंगे, डायबिटीज है? बिल्कुल टाइप मुक्त, 1, वो अपने टाइप आप की डायबिटीज बिल्कुल ठीक कर लेंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि वो उसके पक्के हैं, वचन के पक्के रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सही होगा, रश्मि जी, सफल होगा, उसको करना ही अपने खान पान से बिल्कुल कंट्रोल नहीं, करके तो आपको बताना। टाइप 1 डायबिटीज है कि टाइप 2 डायबिटीज है? ये हल्की वाली है, वो जो गोली लेते हैं वो अब टाइप 1 है, 2 है, क्या है भगवान जाने। वो इंसुलिन वाली नहीं है, क्या वाली नहीं है? इंसुलिन नहीं लेते हैं और मेरी घटती नहीं है। तो आपके मतलब हेरिडिटी में भी ये प्रॉब्लम रही है क्या? हाँ, ये हाँ अनुवांशिक हेरिडिटी है, है। हेरिडिटी है, आपको हेरिडिटी है, इनके यहाँ सबको है, जैसे कि मैंने भी पर्सनल बात की थी आपसे, तो हाँ। इनके माता पिताजी सबको सबको डायबिटीज है, तो वही जेनेटिक तो है ही अच्छा अच्छा। सब। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा समय अब मांग कर रहा है कि मैं पूर्ण हो चुका हूँ। रश्मि जी, आपको बहुत सारा बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, और आप इसी प्रकार से अपने समाज को और सब व्यक्तियों को स्वास्थ्य देने का कार्य करते रहें, और जो काम हम करते हैं वो ईश्वर फिर हमें तो खुद देता है, तो आप तो हमेशा स्वस्थ रहेंगी और स्वास्थ्य देने का कार्य कर रही हैं, तो वही आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार बहुत स्वस्थ और बहुत एनर्जेटिक और बहुत योग्य है, बुद्धिमान है। चलिए बहुत मैं बहुत बहुत मैं धन्यवाद कुसुम मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, आज के आपके इस कम्युनिटी में मुझे सेशन लेने की अनुमति दी। तो आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत आभार कि आपने इतने ध्यानपूर्वक मेरे इस सेशन को सुना, तो थैंक यू सो मच। मैं समस्त हमारे योगाहार परिवार के समस्त हमारे भाई बहनों को, सब सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रतिदिन नियम से रेगुलर मिलते हुए सब सुबह से योग करते हैं, और सब एक दूसरे से कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है, सब विद्वान हैं, सब अपने अपने फील्ड में, कोई किसी फील्ड में, कोई किसी फील्ड में, सब विद्वान हैं, तो सब एक दूसरे से मिलके सब जानकारी मिलती है, तो उससे हमें अधिक से अधिक नॉलेज मिलता है। मैं आज के इस सत्र के लिए आदरणीय रमेश चंद्र भाई साहब को, जिन्होंने सुबह बहुत उत्तम तरीके से योग करवाया, प्राणायाम करवाया, और उसके बाद में हमारी आदरणीय मुख्य वक्ता रश्मि जी को बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, और सब ऑर्गेनिक खाते रहें, योग करते रहें, योग करें, निरोग रहें, और जो सारे आहार के विषय में जो बातें होती हैं वो हमारे महाराज जी, हमारे आदरणीय परम पूज्य स्वामी जी रामदेव बाबा जी, आचार्य जी बालकृष्ण जी, उन सबके द्वारा ये जानकारियां मिलती हैं, हमें प्रयत्न करना है कि उसको हम फॉलो करें, जो हमें जानकारी मिली उसको हम अभी से फॉलो करना चालू करें, हमको उसके ऊपर कार्य करें, तभी हमें लाभ मिलता है। तो चलिए बहुत धन्यवाद, पुनः सबको शुभकामना देते हुए मैं आज के इस सेशन को विराम देती हूँ।